नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का हाथ थामा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी साइकिल पर अब सवार होने के लिए लगभग तैयार है और आम आदमी पार्टी भी साइकिल की सवारी की तैयारी कर रही है। सभी का लक्ष्य एक ही है, लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर वापसी और सत्ता परिवर्तन। लेकिन क्या यह प्रयोग सफल होगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को आगे किया है, तो दूसरी तरफ जोड़ी के खिलाफ जमावड़ा। इसी पर है आज का दंगल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। 2017 में यूपी के दो लड़के साथ आए। 2019 में यूपी में बुआ भतीजा साथ आए। लेकिन 2022 के लिए अखिलेश यादव का फॉर्मूला है छोटे दलों का साथ। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर की घोषणा के साथ अखिलेश के बढ़ते कदम की तस्वीर साफ है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 36 सीटें आरएलडी को देने पर राजी है। समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने डिप्टी सीएम पद मांगा है। अखिलेश और जयंत की अभी एक राउंड की बातचीत और होगी। इस बीच लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से अखिलेश यादव की 1 घंटे की मुलाकात हुई है। आम आदमी पार्टी का समाजवादी कुनबे में शामिल होने से इनकार नहीं है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और महान दल के साथ साथ पहले ही जातिवादी समीकरण बिठाने वाले गठबंधन किए हैं। उधर राजभर कुछ हफ्तों पहले तक अपने साथी रहे असदुद्दीन ओवैसी को भी संकेत दे रहे हैं कि वो सीटों पर समझौता कर साथ आएंगे। साथ आएंगे कि नहीं? बहुत देर हो गई। हम देखिए, हमारा प्रयास है, जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना हो। 2014 के बाद से यूपी में गठबंधनों का कोई फॉर्मूला बीजेपी के खिलाफ काम नहीं आया। लेकिन अब की बार अखिलेश बड़े चेहरों की बजाय सामाजिक समीकरणों को साध रहे हैं। यूपी में बीजेपी का भी हिट फॉर्मूला सामाजिक समीकरण है। ऐसे में 2022 में मोदी योगी की जोड़ी को अखिलेश के जमावड़े से कितनी चुनौती मिलेगी, ये यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो साइकिल पर सवारी के लिए संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आज तक से कहा कि लक्ष्य योगी आदित्यनाथ को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बातचीत सपा और आरएलडी की सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। 36 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी को मिल भी सकती हैं। उन्होंने मांगी 45, सपा देना चाहती थी 25। इस तरह की खबरें निकल कर आई। आरएलडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट भी मांग रहा है। पूर्वांचल में समझौता ओम प्रकाश राजभर के साथ हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी को भी 10 सीटों पर साथ लाने की बातचीत चल रही है। दंगल में आज हमारे साथ है
के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, शांतनु गुप्ता लेखक और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, सबसे पहले अगर बात की जाए आप ही की पार्टी, जिस तरह से ये समीकरण बन रहे हैं, तो 2017 में तो लड़कों का साथ यूपी को पसंद नहीं आया, 2019 में बुआ बबुआ का या बुआ भतीजा का साथ नहीं चल पाया। अब रणनीति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है छोटे दलों को और जातीय समीकरण को देखते हुए? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का कुशासन, जो दर्द झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। और इसका संकेत जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में सबको देखने को मिला है। और आज भी जब आप जाएंगे जमीन पे तो लोग यही कहेंगे, ये वो पार्टी है जो सिर्फ नफरत की बात तो करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं करती। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर अगर कोई ले गया हो तो समाजवादी लेके गई है। आज भी अगर किसी बात पे बहस होती है तो किस पे बहस होती है? समीकरण पर था, अगर आप समीकरण के प्रश्न पर उत्तर दे कि 2017 और 19 के बाद आपकी रणनीति बदली कैसे है, क्योंकि 2 लड़कों का साथ या बुआ बबुआ का साथ, उसके बाद अब परिवर्तन 2022 में क्या क्या है? मैं तो हर समय समय के हिसाब से रणनीति बदलती है ना, ये तो आप भी जानते हो जी। अब वही तो मैं आपसे बता रहा था, आप बीच में टोक पड़े। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का जो पीछे आपने यहाँ कोविड काल में भी देखा है, जिस तरह से यहाँ पे इनका कुशासन देखने को मिला है, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के लोगों की मौतें हुई हैं, यहाँ पे आपने देखा किस तरह से यहाँ पे रौंदा जा रहा है किसानों को, किस तरह से यहाँ पे पुलिस घुस के बेगुनाहों को मार देती है होटल के अंदर में, किस तरह से यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं और बुखार से लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। तो समाज के अंदर एक बदलाव है। समाज चाहता है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। तो जब समाज चाहता है, समाज में रहने वाली जनता चाहती है, तो उसके हिसाब से समीकरण बदलते हैं। अब समीकरण जनता के विचारों के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने विकास की राजनीति नहीं की, अब उनको समाजवादी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी चाहिए कि वही विकास के रास्ते पे ले जाएंगे जिन्होंने विकास का शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए ये बदलते समीकरण किस तरह की चुनौती आपके लिए पैदा करते हैं? अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी अब साइकिल के साथ है। आपने सुना अनुराग भदौरिया लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रयास चल रहा है ये भाजपा को हटाने के लिए है, नफरत की राजनीति को खत्म करने के। गौरव जी, हमने 2014 से लगातार हम इस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े महागठबंधन बने हमारे विरुद्ध, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ वो आपके सामने है, स्पष्ट है। 2014 में जितनी सीटें आई हमारी लोकसभा में, 2019 में उससे ज़्यादा सीट लेकर हम आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी यूपी के 2 छोरे मिले, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें छुहारा बना के वापस पहुंचा दिया। ऐसे बुआ और बबुआ का भी आपने वहां गठबंधन देखा। तो ये लोग की स्थिति वहां पर, ये जो गठबंधन है ये हमेशा झूठा और टूटा हुआ गठबंधन साबित हुआ है। सच्चाई तो ये है गौरव जी वहां पर कि इनका गठबंधन पार्टियों किसानों की मौतें हो रही है। हमने जो गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश में वो जनता से गठबंधन किया है। जनता से हमारा गठबंधन लगातार 2014 के बाद आप देखिए 2014 में जितना आशीर्वाद हमको मिल जो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद 2017 में दिया। 2017 में जो हमने जमीन पर काम किया उसके कारण ही हमको जो जनता का आशीर्वाद 2019 में आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपसे भी यही निवेदन है ताकि आपकी बात लोग सुने, उनकी बात लोग सुने, कांग्रेस की बात लोग सुने, एआईएमआईएम की बात लोग सुने, ताकि सभी की बात सुनी जा सके। तो इंटरप्ट मत कीजिए, आप अपना हाथ उठाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अभी उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। तो गौरव जी, मेरा जितना समय गया मुझे दे दीजिएगा पुनः। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए 2014 में जो हमने काम किया उसका हमें परिणाम 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने
एक बड़े आशीर्वाद के रूप में दिया। 2017 में जो हमने काम किया उसके बाद 2 साल के अंदर ही 2019 में फिर हमें जनता का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश की जनता का यदि मैं कहूँ तो आशीर्वाद हमें पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए 2019 में जो के बाद जो हम काम किए उसका आशीर्वाद निश्चित तौर से हमें मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये किस तरह का गठबंधन जिसका कि लक्ष्य ना उत्तर प्रदेश की जनता का विकास है, ना उनके लिए कुछ काम की जन कल्याण योजना है। आपने ही अभी सुना ना सारे नेताओं के बयान क्या है, केवल एक लक्ष्य कि केवल भाजपा को हराना है। अरे ऐसे नेगेटिव सोच के साथ आप चल रहे हैं जहां आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए कुछ नहीं है, केवल एक है कि पूरे देश में कैसे पूरे देश में विपक्ष इसी पर लगा रहा। संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के। संजीव सिंह जी, क्या कांग्रेस अंत तक अलग ही लड़कर लड़ेगी चुनाव या बीच में जमावड़े के साथ आएगी? महागठबंधन जो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या कांग्रेस अंत में उसके साथ आएगी? संजीव जी, देखिए, सबसे बड़ी बात आज के समय मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जो लगातार दुखी है इस शासन से, 7 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार से, डीजल पेट्रोल शतक लगा दिए, 200 के ऊपर सरसों का तेल चला गया, आटा भी महंगा, डाटा भी महंगा, और स्थिति यह है कि अब दवाइयां सीमेंट लेकर के 50 से 200% तक ऊपर चले गए, और अभी चप्पल से लेकर के कपड़े तक 25% GST आपको बढ़ा के दें। जनता को यह तय करना, और मोदी जी का जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, अब हो गया कि न खाऊंगा, न बनाने दूंगा, न पकाने दूंगा, और भीख मांगा और भीख मंगवाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश आ चुका है, देश आ चुका है। आज कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पे चर्चा कर रही है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। आज पुलिस के कस्टडी में लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं। जौनपुर का ताजा मामला है जहां जब बक्सा थाना तो पड़ता है। उस लड़ाई में आप उस महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, या आपकी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई अलग चलेगी? वो मेरा प्रश्न था सर। देखिए, अगर आप सिलसिलेवार देखें उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष की भूमिका उम्भा कांड से लेकर के, हाथरस से लेकर के, किसानों की समस्या से लेकर के, लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की महिला का जब पर्चा चिरहरण किया गया, पर्चा फाड़ा गया, वहां से लेकर के, और लखीमपुर में किसानों की हत्याकांड हुई, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी तक रही। और मां भी जब बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है। जनता भी वही है जो जनता के कष्ट में खड़ी थी, जनता उसके साथ आएगी। गठबंधन जनता का कांग्रेस पार्टी से होने जा रहा है, और हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दे पे लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा यहां से साफ होगा। और पूरी 403 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, ये साफ है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो कह चुकी है। ये मुझे लगता है कि ये आपकी बात हो सकती है, शीर्ष नेतृत्व को आगे तय करना। अब तक कांग्रेस पार्टी, जैसा प्रियंका गांधी जी ने कहा है, उस वक्तव्य पे आज भी कायम है, और हम इसलिए कायम हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमने हर मोर्चे पर लड़ा है, सड़कों पे दिखे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। आज विपक्ष का एकमात्र नेता है अजय कुमार लल्लू जी, जो लगातार संघर्ष के सबसे ज्यादा जेलों में रहे। जनता उसको भूली नहीं है। कोरोना काल से लेकर की चर्चा करूं चाहे अब तक की चर्चा करूं। जी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ है। शांतनु गुप्ता, एक तरफ किसानों का आंदोलन अभी थमा नहीं है, कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद, दूसरी तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ रहे हैं। जयंत चौधरी साथ ही साथ भाईचारा जिंदाबाद का नारा भी दे रहे हैं। भाईचारा जिंदाबाद यानी जाटों को और मुसलमानों को एक करने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह समीकरण खतरा बढ़ा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? गौरव, देखिए, पश्चिम में समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं, तो इसलिए वो कोई छोटा दल ढूंढ रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा दल कह के वो सुना 40 सीट दे रहे हैं और डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर रहे हैं। देखिए, जयंत सिन्हा का अपना क्या बेस है। 2017 में उनके पास 1.78% वोट था मात्र, और एक उनके विधायक आए थे छपरौली से, सैंद्र सिंह रमाला, वो भी बाद में भाजपा में चले गए। 2019 में उनके पास 1.69% वोट आया, 0 सीट आई। तो ऐसी पार्टी के साथ ठीक है, अगर लगता है जो अपना बेस नहीं तो शायद यही कुछ कर दे मेरा, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई, और जब जनता देखती है कि ये लोग आपस में कभी गाली देते हैं, केजरीवाल जी ने कहा था मुलायम सिंह यादव से भ्रष्ट नेता कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल तो अधकचरा है, मीडिया पे कहा गया है जाके, ये लोग साथ में आ जाएंगे, तो जनता देख रही है कि ये लोग किसी आइडियोलॉजी पे साथ में नहीं आ रहे,
ये लोग केवल भाजपा को हराने के लिए, ये लोग केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि ऐसे में और काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, जो हमने 17 में देखा जब यूपी के लड़के साथ आए, और 19 में देखा जब बसपा और सपा साथ आए। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो बेमेल के जो मेल होते हैं जब, तो जनता उसको सूंघ लेती है, समझ जाती है। अनुराग भदौरिया जी, बेमेल का मेल है ये क्या? आरएलडी के बारे में कुछ आकलन ये भी है, डूबता सितारा 2014 में मथुरा बागपत दोनों में हार, 2019 में यही इतिहास दोहराया भी गया, 2017 में जैसा आप भी जानते हैं महज 1 सीट आई। तो क्या ये बेमेल का मेल है, जमीन तलाशने का प्रयास है? अनुराग जी देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करना किसी असीम भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट में आपके पास राजनीति खत्म हो गई हो। और लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की तो स्वस्थ परंपरा है कि एक दूसरे को अगर किसी ने कुछ बोला भी है, बात भी कही है, तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा क्या होती है कि उसको आपस में मिलके फिर मिल लेना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि हम उसको गाली देने लग जाए, वो उसको गाली देने, ये बीजेपी वाले कर सकते हैं। बीजेपी जब से आई तब से तानाशाही उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई पड़ रही है। लोकतंत्र में तो यही होता था। हो सकता है मेरे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी बात पे हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हमारे वैचारिक मतभेद हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, या आगे चल के हमारे विचार एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन आप चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश और देश में स्वस्थ लोकतंत्र रहे। आप चाहते हो कि यहाँ तानाशाही हो जाए, यहाँ पे एक दूसरे को हमेशा गाली दो, व्यक्तिगत हमले करो, उनके परिवार के बारे में बोलो। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है लास्ट 7.5 सालों से जो हो रहा है पूरे देश के अंदर में, आप देखो ना टीवी डिबेट पे व्यक्तिगत हमले शुरू होते हैं। आप आइडियोलॉजी पे बात नहीं करना चाहते। अरे भाई ठीक है, कोई पार्टी आज कमजोर है, कल बड़ी होती है। यहाँ सत्ता कई बार आई गई है, बीजेपी भी पहले सत्ता में आई थी, 20-25 साल नहीं रही, फिर सत्ता में आई है, फिर सत्ता से चली जाएगी। सत्ता तो आना जाना है। सत्ता में आने के बाद इतना अहम क्यों हो जाता है कि भैया हम सत्ता में आ गए तो अब हम ही सब कुछ है। शर्मा जी उत्तर देना चाहते हैं, मैं असीम वकार साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा ने अपना हाथ उठाया है जवाब देने के लिए। गठबंधन करके आप सरकार बनाते हो। आप संजीव सिंह भी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, लेकिन चलिए जल्दी से, फिर आप खिसियाने लगते हो। सर चर्चा जारी रखते हैं, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते रहते हैं। शर्मा जी उत्तर दीजिए। गौरव जी अभी ठीक देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, विचारधारा और वैचारिक मतभेद। तो ज्ञान है, ये वैचारिक मतभेद नहीं रहे गौरव जी इनके बीच, जान से मारने की घटनाक्रम है। भूल गए आप गेस्ट हाउस। अनुराग जी गौरव जी बंद कराइए ऐसे। अनुराग जी अब आपको रुकना होगा ताकि वो अपना पक्ष रखें। अनुराग जी सब अपने समय बोले, उसी से लाभ होगा। शर्मा जी अपनी बात करिए। अनुराग जी आप 2 मिनट के लिए चुप रहिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर मैंने आपको चुना था कि आप जनता की बात करेंगे। नहीं गौरव जी मैं इनको बंद कराइए, अच्छा नहीं है, ऐसा डिबेट कैसे कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वैचारिक मतभेद का विषय नहीं है गौरव जी। जब बुआ और बबुआ का हुआ था गठबंधन तो दुनिया को याद है कि गेस्ट हाउस कांड सबको पता था, किस तरह से जान से मारने की यानी नौबत पैदा कर दी थी सपा ने कि मायावती जी के ऊपर। और केवल ये आरोप ही जो आपने आरोप लगाए थे, ये सीधे आरोप नहीं, ये भ्रष्टाचार के आरोप थे, ये वैचारिक मतभेद नहीं है। तो मैं ये ठीक कहा शांतनु जी ने कि इनका लक्ष्य कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास नहीं है। लेकिन गौरव जी इन्होंने तो पहले ही चुनाव में हार स्वीकार कर चुके हैं। मैं केवल एक पॉइंट आपके ध्यान में दिलाता हूं आपके डिबेट के संदर्भ में। इसके आज से 1.5 महीना पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव स्वयं ईवीएम का बहाना बना चुके हैं, ईवीएम पे आरोप लगा चुके हैं चुनाव से पहले। अभी कुछ दिन पहले वो वोटर लिस्ट के ऊपर आरोप लगाए। तो ये चुनाव आयोग पर अभी से आरोप लगाना इन लोगों ने चालू कर दिया, क्योंकि ये अपनी हार को पहचान चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि ठीकरा कहां फोड़ना। ठीक। और अभी गठबंधन पे जितने प्रश्न आप असीम वकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी इस बातचीत में शामिल करना चाहता हूं। असीम वकार जी, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि 100 सीटें छोड़ो, अगर लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 10 सीटें लो और हमारे साथ आ जाओ। देखिए राजभर साहब गुमराह कर रहे हैं और मैं एक ऐतराज दर्ज कराऊं जी। राजभर के बयान पर हमारी पार्टी की तरफ से मैंने एक बयान जारी किया है, आप क्या भी भेजा गया है। आप इसीलिए लाइव है मेरे साथ बयान चलाया आप और लाइव हमारी पार्टी का बयान नहीं चलाया। आपत्ति है सर सुनिए, आप बोलने दीजिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूं। राजभर साहब
गुमराह कर रहे हैं, वो कोई खेल खेल रहे हैं, बड़ा खेल, कोई प्लानिंग है, साजिश है MIM के खिलाफ। राजभर जी बताएं किससे बात चल रही है उनकी। मैं बैठा हूं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, पार्टी का स्पोक पर्सन हूं नेशनल में। हमसे बात नहीं चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं चल रही है, किससे बात चल रही है बताएं राजभर जी। दूसरी बात, राजभर जी जो कौन सी 10, 12 सीट, 15 सीट की बात कर रहे हैं, कौन सी सीटें उन्होंने डिसाइड कर ली हमसे बिना बात किए हुए? नाम बताएं उन सीटों का, ऐलान करिए कौन कौन सी सीटें आप डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए बिना हमसे बात किए। और दूसरा, आपसे मैं एक, आपके चैनल के जरिए से बैठे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के भाई जी, आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से अखिलेश जी से कह रहा हूं, अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं, अखिलेश जी मेरा फोन नंबर भी उनके पास है, मेरा घर भी जानते हैं। अखिलेश जी अगर चाहते हैं अलायंस तो बात करें मुझसे, डायरेक्ट बात करें, मैं ऑथोराइज हूं पार्टी की तरफ से बात करने के लिए, अलायंस पर बात करने के लिए। आप इस तरह के खेल मत खेलिए, आप बड़ी पार्टी हैं, आप इस तरह के अगर साजिशें करेंगे, गेम खेलने का आरोप लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर से और ये तस्वीरें इस समय आ रही हैं, कांग्रेस के लिए झटका है। अदिति सिंह विधायक है और अब शामिल हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, रायबरेली से विधायक है अदिति सिंह, कांग्रेस पार्टी की शामिल हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी में। संजीव सिंह जी, आप अकेले 403 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके लोग तो पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था, भार्गव जी उस बात को आप याद रखिएगा और हम हमेशा के लिए इसको ताकीद में रख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में छुपे हुए जो संघ के एजेंट हैं, हम भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले जाएं, और अदिति सिंह का चरित्र बहुत पहले आ चुका था। ऐसे जितने लोग जो RSS के छुपे वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस को, इस देश के लोकतंत्र संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, इसको क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग गठबंधन पे जो नसीहत दे रहे थे, याद करिएगा भार्गव जी, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, मोदी जी कहते थे बाप बेटे की सरकार नहीं बनने दूंगा, बाप बेटे की सरकार नहीं बनने दूंगा। महबूबा मुफ्ती के साथ राजनीतिक सत्ता का निकाह किया, और वो महबूबा मुफ्ती जो संसद के हत्यारे को, अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देना चाहती थी, संसद की उस हमारे लोगों की हत्या करने वाले सैनिकों की। सुन लीजिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुद्रा चलाने की बात करती थी, और उस अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाली PDP के साथ समझौता किसने किया? भाजपा ने किया। जब थू-थू होने लगी तो उन्होंने वहां पे गठबंधन तोड़ लिया। नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाऊंगा, भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। तो ये लोग बताएंगे। और ये जो तथाकथित आपने राजनीतिक विश्लेषक रखा है, मैं बार बार कहता हूं, चलिए आप मेरे अतिथियों पर कुछ ना बोलिए, लेकिन अदिति सिंह अगर भाजपा में, रायबरेली से आपकी MLA अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, तो क्या ये चिंता की बात है? हालांकि रिबेल थी पहले से ही आपकी पार्टी में, या चिंता की बात नहीं है? के शर्मा, रायबरेली की जनता पहले से जान रही है, वो उत्तर देना चाहते हैं कहां हैं, किसके साथ खेल खेल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता उनका आपको लग रहा है राजनीतिक खेल चल रहा है? शर्मा जी, आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ RLD और सपा अगर एक साथ आते हैं, भाईचारा जिंदाबाद का नारा देते हैं, मुसलमान और जाट वोट अगर एक करने की कोशिश करते हैं, तो यह बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं गौरव जी, ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जिनको ये RSS का एजेंट बताते हैं, जो लोग, असीम वकार जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो है खानदानी कांग्रेस है। आज कांग्रेस आप मुझे बोलने नहीं दे रहे भाई। आज कांग्रेस, मैं आपको बोलने दूंगा, उस समय वो तस्वीरें उसी समय आई थी, तो उन पर जाना पड़ा। शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, बात तो पूरी करा। गौरव जी, आज जो कांग्रेस को जो छोड़, बीच में कैसे बोलूं मैं गौरव जी, आज जो कांग्रेस के लोग जो छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उसका एक प्रमुख कारण यही है क्योंकि नेतृत्व पूरी तरह से विफल है, अविश्वसनीय है, किसी तरह की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिए छोड़ के लोग कांग्रेस भाग रहे हैं। और रही बात ये रायबरेली से, रायबरेली की क्या जो रायबरेली की जो विशेषता है वो मैं आपको बता दूं, ये मात्र उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक लोकसभा सीट बची है, वो है रायबरेली, जिसमें सोनिया गांधी जी हैं। अमेठी तो ये हार ही चुके हैं।
तो वहां के भी यदि इनके ही विधायक इनकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। अब कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। अब ये लोकसभा की एक सीट भी 0 में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये स्पष्ट है क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से जमीन खो चुकी है। जहां तक गठबंधन की आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात की, मैं पुनः आपको बता दूं, शांतनु जी ने आंकड़े बताए थे, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको कि पिछले चुनाव में यही आरएलडी 277 सीटों पर चुनाव लड़ी, 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गए, 266 सीटों पर इनके जमानत जब्त हुए। इसीलिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो इससे दर्शकों को दोनों की बात नहीं समझ आएगी। आप दोनों एक मिनट रुकिए। इस बीच उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आने वाली है? जब यह प्रश्न दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, अरविंद केजरीवाल ये कोशिश में है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा न मिल पाए। दिल्ली सरकार की जो तीर्थ यात्रा योजना है, अब उसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया है। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। वहां पे श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुना न ले या पूरी तरह ना भुना ले, इसके लिए एक नया क्या ये उपाय है? और क्या शर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बड़ा खतरा होगा? क्योंकि वोट हर तरफ से जो आपके कंसोलिडेट हो रहे हैं उसको तोड़ने का एक प्रयास चल रहा है। देखिए, मैं गौरव जी, ये केजरीवाल जी कितने झूठे हैं, और एक शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपशब्द होगा, लेकिन कितनी दोहरी राजनीति है इनकी। अभी अभी मैं आपको एक डेट बताता हूं। जब दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाषण दिया था। ये मेरे पास उसका रिपोर्ट है, स्पष्ट रूप से आपके आज तक में ही भी चला है, कि इस समय उन्होंने कहा कि मंदिर और मूर्ति बनाने से तरक्की नहीं होगी। अयोध्या का विषय चल रहा था, तो ये इनके बयान हैं वहां पर। यहां पर अयोध्या में जब मूर्ति निर्माण, रामलला की मंदिर का इशू आया, तो ये कहते थे कि इसका विरोध करते रहे। यहां ये शौचालय बनाने की वकालत करते रहे, और अभी दर्शन किए तो इनको ब्रह्म ज्ञान आया है। तो ये जो दोगले लोग हैं, जिनको की जनता को मूर्ख बनाना है, बेवकूफ बनाने के, हम भाषा की मर्यादा निरंतर रखेंगे। आपका ये सच्चाई जानती है। आप उसको उस मुद्दे को उठा रहे हैं। निश्चित तौर से मैं कहूं कि आज इनको जब ये लग रहा है, आप उस समय अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि समाजवादी पार्टी और राजभर, क्या आपका दोनों पर आरोप है कि एक गेम खेला जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर लक्ष्य है बीजेपी को हराना तो सब एक साथ आओ, 100 सीट क्यों, 10 पे लड़ो। देखिए, किससे सवाल है? आपसे गुजारिश कर दूं कि जब आप डिबेट कराइए तो किसी भी मुद्दे पर आदमी को बात रखने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। वी आर सीरियस, ये चुनाव का मौसम है जी। हाँ, देखिए, राजभर जी के बारे में मैंने बोल दिया। मैं अखिलेश जी से बोल रहा हूं। अखिलेश जी मुझे जानते हैं, मेरा नंबर उनके पास है, मेरा घर जानते हैं। आपको बात करने की जरूरत है। अगर आप MIM से अलायंस चाहते हैं तो आइए, डायरेक्ट बात कीजिए। किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए हमें आपको। मैं माननीय अखिलेश जी से कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि MIM से आप वाकई अलायंस कर रहे हैं, आइए, हम राजी हैं, लेकिन धोखा मत दीजिए। इस तरह की बातों से आपकी छवि खराब हो रही है, पब्लिक में एक मैसेज गलत जा रहा है आपकी तरफ से। अनुराग भदौरिया जी, छोटी बातें हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आपसे छोटी बातों की उम्मीद जनता को नहीं है। आप झूठ फरेब मत करिए, ठीक, झूठ मत फैलाइए, ठीक। हमारी किसी से बात नहीं हो रही है। राजभर साहब बताएं किससे बात हो रही है। दूसरी बात, राजभर साहब पहले यह बताएं कि उनकी सीटें कितनी हैं। वो हमारी 10, 12, 15 सीटें मत डिसाइड करें, वो पहले इसका ऐलान करें कि उनकी कौन कौन सी सीटें उनको दे रहे हैं अलायंस में। अखिलेश जी, ठीक, अपनी सीट का अनुराग भदौरिया जी इस बात का दीजिए सर। जी देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल कौन क्या कहता है
वो उसका जवाब दे। लेकिन जबरदस्ती समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खींचना कि मेरा घर जानते हैं, मकान जानते हैं, राजनीतिक भाषा नहीं है। राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, मकान घर जानने का मतलब वो राजनीतिक बात राजनीतिक तरीके से होती है। अरे जब होगी तो उनको बात करना। कौन? राजभर जी कहते हैं, राजभर जी जवाब देंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीच में कहां से ले आ रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं, मेरा घर जानते हैं? क्या किस तरह की बातें करते हैं चैनल पे बैठ के? मुझे लगता है जब चैनल पे बैठे तो गंभीर बातें होनी चाहिए, जिसने जो बोला है उससे वो जवाब लिया जाए। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा आपने देखी ली, क्या भाषा शैली है? दोगला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर। मैंने डिबेट करने के पहले आपको बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये व्यक्तिगत हमला करते हैं। ये जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को शोभा नहीं देता। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि इनको यहां से खदेड़ना है, क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश और देश के लोग नहीं है। मुझे लगता ही नहीं है, इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तानी व्यक्ति कभी ऐसी भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हिंदुस्तान के लोगों की बात करेगा। हिंदुस्तान में जो परेशानियां हैं, यहाँ किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा है जो परेशान है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को रौंदा जा रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर मैं बात करेगा, ना कि ये बात करेगा कि वो दोगला है तो वो फलाना है। ये क्या भाषा है भाई? आप संवैधानिक पद पर बैठे, आप भाषा की बात कर रहे हैं, आप भाषा की बात कर रहे हैं, पूरा सम्मान आपकी इस बात का। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाना है। ये तस्वीरें देखिए। कुशासन से मुक्ति का मतलब क्या पुलिस वालों का बिल्ला नोच लूंगा, यह धमकी देना है। कानपुर के बर्रा थाने की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के बर्रा थाने के दरोगा को खुली धमकी दी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष अर्पित यादव की ये तस्वीरें हैं। कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन से पहले एसपी पार्षद अर्पित यादव ने इस आरोप के साथ वहां एक पोस्टर लगा दिया कि बीजेपी ने नौबस्ता मोरंग मंडी की यह जमीन हॉस्पिटल के नाम पर खाली कराई थी और उस पर अपना कार्यालय बना दिया। लेकिन जब पुलिस ने ऐसा करने से उन्हें रोका तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या हुआ, देखिए ये तस्वीरें। अनुराग भदौरिया जी, मर्यादा जवाब दे दो। जी जरूर दीजिए। बिल्ला नोच लूंगा, अर्पित यादव आपकी पार्टी के नेता। हाँ, जवाब दे रहा हूं मैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में पुलिस की गलती नहीं है, सत्ता की गलती है। सत्ता ने पुलिस को ऐसा हुक्म दे दिया है जहां समाजवादी मिल जाए उनकी टोपी नोच लो, उनका झंडा नोच लो। ये हिदायत है। आपने देखा होगा किस तरह से गोरखपुर में घुस के एक यहाँ पुलिस वाले व्यापारी की हत्या कर दी थी। देखा था किस तरह से लखनऊ के अंदर में विवेक तिवारी की गोली मार के हत्या कर दी थी। इतना पुलिस आपक हो जाती है। हाँ, ये सच है कि पुलिस को जो सत्ता ने जो पुलिस को ताकत दी हुई है कि आप समाजवादियों का बिल्ला और टोपी नोच लो, तो मैं तो समाजवादी युवा साथियों से कहूंगा कि आप कानून के दायरे में रह के, आप यहाँ लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रह के भारतीय जनता पार्टी, और ये लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है सर, ये लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है। बिल्ला नोच लूंगा, पुलिस वाला डिफेंसिव पर है इन तस्वीरों में। झंडे पूरे उत्तर प्रदेश से गायब कर देना है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करना है। ठीक, ये हमारे युवा साथियों से बोलना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी गलती है कि नहीं है, चलिए आप गलती है कि नहीं है, आप उससे साइड स्टेप कर गए। के शर्मा आपको उत्तर देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बोलो झंडा बिल्ला नोचेंगे। बताइए, ये पुलिस का काम है, झंडा नोचेंगे। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूँ कि ये तो अभी आपने एक कैरेक्टर दिखाया, एक चरित्र दिखाया है मात्र आपने समाजवादी पार्टी के नेता का। लेकिन ऐसा चरित्र जो है पिछले इसी चरित्र से 5 वर्षों तक जो अब इनका शासन काल था, उत्तर प्रदेश की जनता ग्रस्त रही। गौरव जी प्लीज बंद कराइए, ऐसे मत कराइए। अनुराग भदौरिया प्लीज बंद कराइए। अनुराग भदौरिया जी, ऐसे डिबेट बोलने का मौका दिया गया, लेकिन आप लगातार अब बोले जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी का एक व्यक्ति बोले बिल्ला नोच लूंगा पुलिस वाले को, तो उस पर आप नहीं बोल रहे हैं कि वो सही है कि वो गलत है। शर्मा जी उत्तर दीजिए। नहीं गौरव जी, आप तो टीवी में देख रहे हैं कि किस तरह से ये आतंक मचाए हुए हैं समाजवादी के जो प्रवक्ता बैठे हैं। तो आश्चर्य, ये पिछले जो इनका शासन काल था, इसी तरह की गुंडागिर्दी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में थी। मैं एक बात आपसे कहता हूं,
आप पूरे देश में एक सर्वे करा दे मात्र कि राजनीतिक दलों में किसने सबसे ज्यादा गुंडागर्दी की अपने शासनकाल में, किसने गुंडा टैक्स वसूला, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं 99% सर्वे यही आएगा कि वो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है। ये इसी नाम से विख्यात हैं कि कानून को अपने धत्ता दिखाना, लोगों को धमकी देना, गुंडा टैक्स वसूली करना, यही सब काम इन्होंने अपने अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में किया। और यही कारण था, एक बात कह के समाप्त करूंगा, कि यही कारण था वो सफाई में जो इनका जो महोत्सव बनता था नेताजी का, वो सारे पैसे ये कहते थे हमें कार्यकर्ता दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता आज इनको पैसे नहीं दे रहे, सरकार चली गई। अब जो है मुलायम जी का सफाई महोत्सव जन्मदिन नहीं मनता, क्योंकि वो पैसा गुंडा टैक्स से वसूलते थे लोग, ये जनता से वसूलते थे। अब वो सरकार चली गई, अब गुंडा टैक्स मैं संजय जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले असीम वकार जी, तो अगर लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो क्या सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, या जैसे कांग्रेस कह रही है वो अकेले 403 सीटों पे लड़ेगी, वैसे AIMIM 100 सीटों पर अकेले लड़ेगी? लखीमपुर की घटना असीम वकार जी, महिलाओं के चिरहने दबाओगे आप, और डीएम को बोल रहे थे कि डीएम कह रहा 2 मिनट। अनुराग भदौरिया जी, अब AIMIM को बोलने दीजिए, AIMIM को बोलने दीजिए। सरकार का तो समाजवादियों के खिलाफ उन पे FIR करके उनको जेल में भेज रहे हो, शर्म नहीं आती है आप? जी असीम वकार जी, आप बोलिए। हाँ दिखाइए आप, देखिए आप गृह राज्य मंत्री, हम आपसे कह रहे हैं, अगर राजभर कुछ बोल रहे हैं तो बिना माननीय अखिलेश जी की मर्जी के बिना नहीं बोले होंगे। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि राजभर खेल खेल रहे हैं, कोई गुमराह कर रहे हैं। आपके चैनल पर खुलकर सामने आ गया SP के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। देखिए, जाटों से गठबंधन हो सकता है, राजभरों से हो सकता है, ठाकुरों से संजय सिंह को बुलाकर हो सकता है, अरविंद केजरीवाल से भी हो सकता है, निषादों से भी कर सकते हैं, यादव अगर रूठे हैं तो उनको मना भी सकते हैं। अगर मुसलमान जो हैं उनसे नहीं करेंगे, वो खराब लोग हैं मुसलमान। अगर जैन डिप्टी CM का पद मांगेंगे दे देंगे, राजभर मांगेंगे दे देंगे, निषादों को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। आप पटेलों से भी बात कर लेंगे, कृष्णा पटेल से बात कर लेंगे, संजय सिंह से भी कर लेंगे, उनको बनाने पे तैयार हैं आप। सर, क्या खराबी है मुसलमानों में? क्या मुसलमान इस देश का, प्रदेश का नागरिक नहीं है? या मुसलमानों ने आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में कोई भूमिका नहीं अदा की? नहीं तो ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी जो बैठे हैं भदौरिया साहब, बड़ा बुरा लग गया आपको। आप सबसे गठबंधन कर सकते हैं, मुसलमानों से आपको कौन सी नफरत है मुझे ये बताइए। सुनील सिंह जैसे आदमी से, हिंदू युवा वाहिनी से, उससे भी आप उसको भी ले सकते हैं पार्टी में। आपको मुसलमानों से क्या नफरत है? ये आसिम वकार से कौन सी नफरत है आपको? वैसी हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूं। बुरा तो आपको बहुत लग गया, जवाब तो दे दीजिए, मैंने कौन सी गलत बात कर दी थी? ठीक, अनुराग भदौरिया जल्दी से केवल इसी बात का उत्तर दीजिए, क्योंकि संजीव सिंह करने पर राजी हैं, सबको देने पर राजी हैं। ठीक, आप मुसलमानों से पहले संजीव सिंह को आता हूं, क्योंकि संजीव सिंह, जब सभी दल लामबंद हो रहे हैं, और यही मेरा प्रश्न आपसे एक बार फिर, कांग्रेस क्यों इस गठबंधन का या किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती? आखिर क्या सोच है कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर कांग्रेस हराएगी? क्या आकलन है? गौरव जी, अभी आपने कानपुर की घटना दिखाई। ये उत्तर प्रदेश पुलिस, जौनपुर पुलिस का हाल है, जहां पुजारी यादव की हत्या होती है और बक्सा थाना इंचार्ज से लेकर के पूरा थाना फरार है। ये उत्तर प्रदेश अंडर कस्टडी में। सुनिए, दूसरी बात दिखाइए टीवी पे। दूसरी बात, सिसोदिया जी, भदौरिया जी, सुनिए, अभी इस उत्तर प्रदेश से गृह राज्य मंत्री चुन करके जाता अजय मिस्टेनी, जो लगातार हत्या के मामले में अपने पुत्र के साथ वांछित है, वो शुगर मिलों का उद्घाटन कर रहे थे। ये चल रहा है। एक तरफ हम कानून में मानने वाले मानते हैं कि मारने वाले ज्यादा उकसाने वाले का रोल होता है, अजय मिस्टेनी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप कहां बात करते हैं? आप कानपुर की घटना दिखा करके बताना चाहते हैं, ठीक है, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये बताइए, पूरा थाना फरार है, जौनपुर का बक्सा थाना फरार है। अजय मिश्र टेनिस शुगर मिलों का उद्घाटन कर रहा है, और हमारे गृह मंत्री कहते हैं दूरबीन लगा करके देखता हूं तो अपराधी नहीं दिखते, और पीछे पता चलता है कि उन्हीं का सब नायक अजय मिश्र, जो कि लखीमपुर कांड का प्रमुख अभियुक्त है, उसको बर्खास्त करने को कौन के पीछे खड़ा रहता है? आप उत्तर प्रदेश की जनता, में फिर कह रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और खासकर पुलिस कस्टडी में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से था
क्या कांग्रेस पार्टी अकेले 403 सीटों पर लड़ेगी? अगर किस आधार पर आपको ये भरोसा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपने आप हराएंगे या आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? तीनों पर आपने जवाब नहीं दिया। शांतनु गुप्ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धूल में चटा के मानेगी। हम संघर्ष पे शांतनु गुप्ता को भी मैं इस बातचीत में लाना चाहता हूं। साइकिल के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। शांतनु गुप्ता, एक तरफ कृषि कानून चुनाव से पहले वापस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दूसरी तरफ जो तस्वीर जारी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की एक साथ, क्या यह तस्वीर एक प्रयास था यह दिखाने का कि दोनों एक ही साथ है, किसी के मन में संशय ना रह जाए? क्या बीजेपी को भी खतरा है? पार्टियां लामबंद हुई तो खतरा बढ़ेगा। 5 सेकंड दे दीजिए मुझे गौरव जी, मात्र अभी 1 महीने पहले एक बार शांतनु अपनी बात रख ले, मैं आपके पास आऊंगा। बदौर जी, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, बस मैं 20 सेकंड का इंटरवेंशन करूंगा। देखिए, 2 महीने पहले तक अखिलेश यादव कह रहे थे हम 400 सीट जीतेंगे, और अब देख रहे हैं उनका डेस्परेशन दिख रहा है। खासकर जो वकार भाई ने कहा, मैं उसकी बात पे नॉर्मली उन पे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि राजभर जी से उनकी बात नहीं हुई, अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हुई, और फिर भी फीलर दिए जा रहे हैं कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक डेस्परेशन की स्थिति है। कभी वो जिन्ना का नाम ले रहे हैं, सुनने में आ रहा है मुख्तार अंसारी को टिकट देंगे, तो ये लास्ट मिनट डेस्परेशन दिख रही है अखिलेश यादव की। मेरे ख्याल से उनके भी फील्ड सर्वे आने लगे कि उनको वही अपनी 40-44 सीट से ज्यादा नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल से अब वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए 2% इधर से 1% इधर से करके कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में चुनाव का परिणाम देखना चाहते हैं। तो बहुत डेस्परेट लग रहे हैं अखिलेश यादव आज आप कह रहे हैं अखिलेश यादव डेस्परेट लग रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक साथ तस्वीर इसीलिए जारी करनी पड़ी ताकि जनता में यह भाव जा सके कि जोड़ी एक साथ है। संशय था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री की बात। गौरव भाई, हमने देखा है हर मंच से प्रधानमंत्री ने बिना शब्द आगे पीछे करे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के मंच पे हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मंच पे हो, चाहे वो अलीगढ़ नोड, डिफेंस कॉरिडोर की झांसी कोर्ट। तो मेरे ख्याल से एक तस्वीर, एक सुंदर सी तस्वीर थी, 2 बड़े राजनेता साथ में कर रहे थे, तस्वीर आ गई। मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुझे डेस्परेशन दिख रही है, देखिए, किसी को क्यों जिन्ना का नाम लेना पड़ेगा? अखिलेश यादव को क्यों जिन्ना का नाम देना पड़ेगा? मुख्तार अंसारी को टिकट देने के फीलर क्यों भेजने पड़ेंगे? या फिर एआईएमएम के बारे में झूठी बातें क्यों फैलानी पड़ेंगी? मतलब उनको लग रहा है कि हाँ, उनके मुस्लिम वोट बैंक जो उनका आधार था उस पर सेंध लग रही है, और उस पर ओवैसी लगा रहे हैं या बीएसपी लगा रही है या प्रियंका लगा रही है, ये नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव को भनक आ गई। लेकिन इस जमावड़े का मेरे पास समय आज इतना ही है और ये समय खत्म हो रहा है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे क्योंकि समीकरण लगातार तेजी से बदलते भी जा रहे हैं। प्रश्न हमने जनता से क्या पूछा था, जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, क्या वो मजबूत बनाएंगे? इसका उत्तर हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद देंगे। देखते रहिए तक। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आज तक ने परमबीर सिंह से की बात, उन्होंने कहा वो इस समय चंडीगढ़ में है, जल्द मुंबई जाएंगे, जांच में शामिल होंगे। सीधे चलते मेरे सहयोगी साहिल जोशी के पास। साहिल, और क्या बात हुई और क्या कहा? जो आरोप उन पर लगे हैं, जो मामले उन पर दर्ज हैं। देखिए गौरव, सबसे पहले तो उनको सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल चुका है। जो मुंबई और ठाणे में उनके खिलाफ 5 केसेस दर्ज है और उसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो की जो ओपन इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हुई है, इन सारे केसेस में उनको फिलहाल अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिला है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह भी कहा था कि 6 दिसंबर के पहले वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। यह बात भी उन्होंने करी थी क्योंकि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पे महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को अपना रिप्लाई फाइल करना है। तो उससे पहले परमबीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, मैं इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हूंगा, इस जांच में सहयोग करूंगा और मुंबई और ठाणे में जो मेरे खिलाफ मामले चल रहे हैं उसमें जांच में सहयोग करने के लिए मैं जल्द मुंबई जाऊंगा। यह बात भी उन्होंने साफ कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका यह कहना है कि जो उन्होंने खत लिखा था मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था अनिल देशमुख के खिलाफ,
जो उनका कहना था कि सचिन वाजे ने उनको कहा था। हालांकि उनके पास उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन सचिन वाजे ने जो उनको कहा उसके आधार पर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उन पर इस तरीके के मुकदमे उनके खिलाफ केसेस दर्ज होना यह शुरू हुआ था। उसमें से एक केस में उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार भी घोषित कर दिया गया था। उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाले गए थे और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जब उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि उनका यह कहना था कि जानबूझकर उनके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उनको प्रोटेक्शन मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसीलिए न्यायपालिका का आदर करते हुए वो अब इस जांच में शामिल होंगे और जल्द मुंबई लौटकर जांच का सामना करेंगे। ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। साहिल, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे। आज दंगल में हमारा सवाल यह था कि क्या उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों का साथ अखिलेश यादव को मजबूत बनाएगा। और इस बीच हम एक और बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 30 मिनट की बातचीत हुई। ममता बनर्जी ने बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाए जाने का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार इस निर्णय से बहुत नाराज है। पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि बीएसएफ का जो दायरा है वो केवल जो पहले था उतना ही सीमित रहे। इस पर हम आपको और दिखाते रहेंगे लेटेस्ट खबरें, लेकिन जो प्रश्न हमने जनता से पूछा था आज दंगल में, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों का साथ अखिलेश यादव को क्या मजबूत बनाएगा, क्या है आपके जवाब। 26% लोगों का मानना है जिन्होंने उत्तर दिए कि हां मजबूत बनाएगा, लेकिन 74% का मानना यह है कि यह अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को मजबूत नहीं बनाएगा। दंगल में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।